हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। देखिए, आपकी क्लास में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई है। कल मैंने दिल्ली सल्तनत का बैकग्राउंड समझाया, कहाँ से कहाँ तक दिल्ली सल्तनत चलेगी, कौन कौन से फाउंडर आएंगे, कौन कौन से राजा यहाँ पर आएंगे, कौन कौन से वंश आएंगे। ठीक है, ये सारी कहानी मैंने कल आपको बता दी थी। और हमने सबसे पहला वंश उठाया था गुलाम वंश। ये गुलाम वंश के बारे में हमने उसका फाउंडर बताया था, किस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक उसका फाउंडर बना और किस तरीके से उसने जो है राजपाट किया, किस किस चीज का निर्माण कराया, क्या क्या जो है उसने शासन चला, मतलब किस तरीके से उसने सारा कुछ अपना सिस्टमेटिकली चलाया था। वो सब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो सबसे पहले जाए प्ले लिस्ट में और कुतुबुद्दीन ऐबक वाला वीडियो देखें। आगे की कहानी आपके बाद में ही समझ में आएगी, सबसे पहले आपको कुतुबुद्दीन ऐबक देखना होगा। देखिए, आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने, जैसा कि आपको पता है दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश। कल हमने बताया था 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु किस तरीके से होती है, देखिए, चौहान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि घोड़े से गिरकर मरने वाला दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा राजा था, तो आपका जवाब क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होने के बाद में उसका एक बेटा होता है जिसका नाम है आराम शाह। आराम शाह राजा बन जाता है। देखिए, उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपना गुलाम जिसका नाम था इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम और दामाद था जिसका नाम था इल्तुतमिश, अपने समय में उसको बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया था। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने समय में इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया था। और देखिए, वो तो इल्तुतमिश जाकर के कहा बैठ गया था, बदायूं में। और देखिए, जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद में तुरंत जो है आराम शाह उसका राजा बन जाता है। अगला राजा कौन बनता है दिल्ली सल्तनत का, उसका नाम है आराम शाह। देखिए साइड में समझो आराम शाह किस तरीके से राजा बनता है। आराम शाह ये किसका पुत्र था, तो ये पुत्र था कुतुबुद्दीन ऐबक का। और देखिए, जब ये राजा बनता है तो उस समय बदायूं का सूबेदार कौन रहता है, बदायूं का सूबेदार था उस समय, देखिए, इल्तुतमिश। ये ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था, तो ये बदायूं का सूबेदार था। क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है, आपका पूछा भी गया है। देखिए, जैसे ही आराम शाह राजा बनता है, ये बात किसको पसंद नहीं आती, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश कहता है कि भाई देखिए, यह गुलाम वंश, इसमें जो है जैसे मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो मोहम्मद गोरी के बाद कौन आया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया। उसी के बाद उसका गुलाम मैं हूँ, यानी कि मैं इल्तुतमिश हूँ, इसलिए अगला राजा कौन बनना चाहिए, इल्तुतमिश बनना चाहिए। ये बात पसंद नहीं आई किसको, आराम शाह को। उसने वो कहता था कि भाई जो उत्तराधिकारी होता है वो बेटा होता है, इसलिए उत्तराधिकारी का हकदार मैं हूँ। लेकिन ये बात पसंद नहीं आती थी किसको, इल्तुतमिश को। देखिए, इल्तुतमिश बदायूं में बैठा हुआ था, इसको पता चल गया था कि भाई दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया है, आराम शाह। ये तुरंत अपनी सेना लेकर के कहाँ चलता है, दिल्ली की तरफ बढ़ता है। उधर से जो है इसको हराने के लिए दिल्ली सल्तनत का जो राजा बना हुआ था आराम शाह, वो भी घर से निकल जाता है। और बीच में पंजाब के जोड़ नामक स्थान पर देखिए आराम शाह ये कहाँ बैठा हुआ है, ये दिल्ली में बैठा हुआ है। और देखिए, ये कहाँ बैठा हुआ है, बदायूं में बैठा हुआ है। ठीक है, बदायूं से जाकर के निकलता है दिल्ली की तरफ। और आराम शाह भी कहाँ पर आता है, दिल्ली से निकल करके जो है हराने के लिए आता है। बीच में पंजाब में एक जगह पड़ती है, पंजाब में एक जूड़ नामक जगह पड़ती है। और यहाँ पर जो है जूड़ नामक युद्ध लड़ा जाता है। ये जूड़ नामक युद्ध किस किस के बीच में लड़ा जाता है, तो एक तरफ से जो आता है आराम शाह और दूसरी तरफ कौन आता है, इल्तुतमिश। देखिए, इस जूड़ नामक युद्ध में आराम शाह की हत्या कर देता है इल्तुतमिश, और अगला राजा कौन बनता है, आपका इल्तुतमिश बन जाता है। तो किस तरीके से इल्तुतमिश ने जो है अपना राजपाट संभाला, पहले तो आराम शाह की हत्या कर दी, और आराम शाह की हत्या करने के बाद में जो है 1210 से लेकर के 1236 तक कौन राजा बनता है, इल्तुतमिश बनता है। ठीक है, इसका भी अब हम पढ़ेंगे। देखिए, इल्तुतमिश इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे।
ये क्वेश्चन पुट अप हुआ था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का सूबेदार कौन था, तो आपको पता होना चाहिए कौन था, इल्तुतमिश था। देखिए इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और उसका गुलाम भी था इल्तुतमिश। देखिए इसका सबसे पहला पॉइंट आता है भारत का प्रथम सुल्तान। भारत का प्रथम सुल्तान कौन है, तो इसका नाम है कुतुबुद्दीन वो सॉरी इल्तुतमिश। ये भारत का प्रथम सुल्तान इसलिए माना जाता है क्योंकि देखिए उस समय जो सुल्तान की उपाधि दी जाती थी वो वैधानिक रूप से बगदाद का खलीफा देता था। इससे पहले इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सुल्तान की उपाधि न धारण करके सिपह सालार की उपाधि धारण की थी, ठीक है। लेकिन सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन है, ये हमारा इल्तुतमिश। दो क्वेश्चन यहाँ से बन के आते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। इसको कहते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। एक क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, इल्तुतमिश माना जाता है। और फाउंडर कौन माना जाता है, तो माना जाता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए इसने ही सुल्तान का पद पैतृक कर दिया था और इसलिए घोषणा करवाई थी कि अब जो भी राजा बनेगा वो राजा किसकी उपाधि धारण करेगा, सुल्तान की उपाधि धारण करेगा। यानी कह सकते हैं सुल्तान की उपाधि को पैतृक बनाने वाला ही राजा कौन बना है, इल्तुतमिश बना है। इससे पहले मोहम्मद गोरी ने और गजनी महमूद गजनी ने और मोहम्मद बिन कासिम ने अपने आप ही जो है सुल्तान की उपाधि धारण की थी, लेकिन बगदाद के खलीफा से वैधानिक तौर पर जो उपाधि मिली है वो इल्तुतमिश को ही मिली है। इसलिए कहा जाता है कि भारत का प्रथम सुल्तान कौन, इल्तुतमिश। देखिए इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। एक पॉइंट आता है इसको गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है, तो वो भी इसको ही कहा जाता है। क्वेश्चन पुट अप होता है, बताइए दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा राजा था जिसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, तो वो था हमारा इल्तुतमिश। ये क्यों था, क्योंकि देखिए मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। इसलिए गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब देखिए जैसे ही ये राजा बना, ये बात किसको पर, देखिए इसके दो विरोधी थे जब ये राजा बना था, तो इसके दो विरोधी थे। एक का नाम था, देखिए विरोधी कौन कौन थे, विरोधी वही थे जिसने इसको जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। सबसे पहले यालदूस था इसका विरोधी, और दूसरे नंबर पर था कुवाचा। ये दो इसके विरोधी थे। जब ये राजा बना तो सबसे पहला आक्रमण होता है यालदूस का। देखिए 1200 यालदूस का आक्रमण होता है। देखिए 1215 में जो यालदूस का आक्रमण होता है, तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध। यानी कि जब ये राजा बना इल्तुतमिश, तो ये बात किसको पसंद नहीं आई, यालदूस को, और इसकी निगाह पड़ी कहां पर, दिल्ली सल्तनत पर। दिल्ली पर इसकी निगाह पड़ी और ये भागता है दिल्ली की तरफ, और दिल्ली की तरफ आने में तराइन का जो है, तराइन के मैदान में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम है तराइन का युद्ध, और उसका समय है 1215 में, ठीक है। ये किस किस के बीच में होता है, यालदूस के, और वर्सेस कौन आता है यहाँ पर, इल्तुतमिश। देखिए इस युद्ध में इल्तुतमिश जीत जाता है, यालदूस को हो जाता है, यालदूस की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में 1228 में एक इसका विरोधी एक और था कुवाचा आक्रमण करता है, कुवाचा का आक्रमण होता है, और इस आक्रमण में जो है कुवाचा की हत्या कर देता है। फाइनली कौन बनता है आपका, इल्तुतमिश। यानी कि इसने अपने विरोधियों को भी समाप्त कर दिया। 1215 में तराइन के युद्ध में मारा यालदूस को, और 1228 में किसको मारा, कुवाचा को। देखिए कुवाचा की जगह बिठा दिया था निजामुद्दीन जुनैदी को, यानी कि जहां पर कुवाचा बैठा हुआ था सिंध के क्षेत्र पर, वहां पर किसको बैठा दिया था, निजामुद्दीन जुनैदी को बैठा दिया था, और इन दोनों की क्या कर दी थी, यहाँ पर हत्या कर दी थी। तो अगर पूछा जाए कि तराइन का युद्ध कब हुआ था, तो डेट आती है 1215 में, और किस किस के बीच में हुआ था, यालदूस वर्सेस इल्तुतमिश के। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है 1221 में। देखिए 1221 में जो है एक आक्रमण होता है जिसका नाम है मंगोल आक्रमण। इसके समय में आक्रमण होता है
और वो आक्रमण किसका होता है? मंगोल आक्रमण। ये मंगोल कहाँ पर पड़ता है? देखिए चाइना के उत्तर में एक डेजर्ट पाया जाता है जिसका नाम है मंगोलिया डेजर्ट। वहां पर एक बहुत ही क्रूर और बदनाम शासक हुआ करता था जिसका नाम है चंगेज खान। जिसका नाम क्या है? चंगेज खान। देखिए हमारे इतिहासकार ने इसका एक नाम दिया है तैमूरचिन। तो अगर पूछा जाए कि तैमूरचिन किसका नाम है, तैमूरचिन किसका ही नाम है? आपका चंगेज खान का। माना जाता है कि इसका वास्तविक नाम क्या था? तैमूरचिन था। वास्तविक नाम क्या था? तोदर तैमूरचिन। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बताइए सबसे पहला आक्रमण, यानी कि मंगोलों का सबसे पहला आक्रमण कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है, देखिए वो हुआ है किसके समय हुआ है? वो इल्तुतमिश के समय में हुआ है। और समय क्या था आपका? 1221 में। देखिए इसने भारत पर आक्रमण क्यों किया था? इसकी 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 वजह थी। देखिए एक एक रूलर था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। जलालुद्दीन मंगबरनी। देखिए जलालुद्दीन मंगबरनी जो है चंगेज खान के भाई की हत्या करके भारत भागा था और उसका पीछा करते करते जो है ये भारत में आया था। देखिए पहले भारत में घुसने की केवल एक ही जगह हुआ करती थी जिसका नाम है सिंध। देखिए सिंध के रास्ते से जैसे ही हमारा जलालुद्दीन मंगबरनी भारत प्रवेश करता है, उस समय दिल्ली का शासन किसके हाथ में था? तो वो था इल्तुतमिश के हाथ में। ठीक है, तो देखिए अपने भाई का बदला लेने के लिए जो है ये चंगेज का भारत में प्रवेश करता है और इसका पीछा करते करते कहां पर पहुंच जाता है? वो सिंध पर पहुंच जाता है। जबकि उस समय दिल्ली पर राज कर रहा था इल्तुतमिश। अब देखिए जलालुद्दीन मंगबरनी जो है एक लेटर लिखता है किसके पास? इल्तुतमिश के पास। और कहता है कि आप मेरी जान बचा लीजिए। इस बात का पता चल जाता है किसको? चंगेज खान को। देखिए चंगेज खान बहुत ही खतरनाक एक आक्रमणकारी था, बहुत ही क्रूर और बहुत ही बदनाम था। देखिए ये पता चल जाता है किसको? चंगेज खान को, कि जो है जलालुद्दीन मंगबरनी किससे मदद मांग रहा है? इल्तुतमिश से। तो वो कहता है कि देखिए इसको तो खुदा भी नहीं बचा सकता। चंगेज खान कहता है कि इसको तो खुदा भी नहीं बचा सकता, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसकी मदद ना करो। देखिए इस समय इल्तुतमिश जो है सूझबूझ से काम लेता है और जलालुद्दीन मंगबरनी की जो है मदद नहीं करता है। और ये वादा करता है, देखिए ये वादा करता है चंगेज खान, अगर तुमने मदद नहीं की तो मैं दिल्ली पर अटैक नहीं करूंगा, अन्यथा दिल्ली पर अटैक करके पूरी दिल्ली को जो है तहस नहस कर दूंगा। अगर इस समय जो है इल्तुतमिश अपनी सूझबूझ न दिखाता तो आज हम भारत पर तुर्की राज नहीं पड़ रहे होते, बल्कि कौन सा राज पड़ रहे होते? मंगोलियाई। क्योंकि चंगेज खान बहुत ही खतरनाक आदमी था। वो जो है पूरी दिल्ली को तहस नहस कर गए, दिल्ली सल्तनत को मिटा करके अपना एक वंश चलाता, जो कौन होते? वो चंगेज खान या चंगेजाई वंश होते। ठीक है, तो इस समय जो है एक बार जो है अभी आ जाता है भारत में और चंगेज खान की इसकी हत्या कर देता है। और जैसा वादा किया था चंगेज खान ने, इसकी हत्या करने के बाद में जो है वापस कहाँ लौट जाता है? अपनी जो है मंगोलिया लौट जाता है। देखिए कहा जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि इतना क्रूरल था चंगेज खान। की बात ये भी जानता था कि मैं बहुत ही बदनाम क्रूरल राजा हूँ। इसने एक ऐलान किया था कि मेरी मृत्यु के बाद में जो है मेरा जो शव दफनाया जाएगा और जो लोग उसको दफनाने के लिए जाए उनकी रास्ते में हत्या करवा दी जाती हत्या करवा दी जाए। क्योंकि मुझे पता है मेरे मरने के बाद में मेरी जनता मेरे शव को भी नहीं छोड़ेगी, यानी कि चील कौवों को खिला देगी। इसलिए जानता था और ऐसा ही हुआ। जब इसकी मृत्यु हुई, जब चंगेज खान की मृत्यु हुई तो जो लोग इसको दफनाने के लिए जा रहे थे उनकी रास्ते में हत्या कर दी जाती है। और इतिहासकार कहते हैं कि आज तक जो है इसकी कब्र का पता नहीं लगा है। इतिहासकार यहाँ तक बताते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन इसकी कब्र का कोई भी कहीं भी पता नहीं चला। पता चलता ही कहाँ से? जो इसको दफनाने के लिए गए थे उनके रास्ते में क्या कर देते हैं लोग? हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चंगेज खान इतना क्रूरल था, बहुत ही ज्यादा बदनाम शासक था। ऐसा माना जाता है कि इतिहास का सबसे ज्यादा क्रूरल शासक कौन था या व्यक्ति ही कौन था? आपका चंगेज खान था। इसका वास्तविक नाम क्या नाम था? तैमूरचिन। देखिए इस समय 1221 में इसने भारत पर तो आक्रमण किया लेकिन किस चीज पर आक्रमण नहीं किया? दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया। ध्यान रखना, भारत पर आक्रमण किया था इसने लेकिन दिल्ली को इसने छुआ भी नहीं था। दिल्ली से पहले ही सिंध से जो है जलालुद्दीन मंगबरनी को मार करके अपने भाई का बदला लेकर के जो है वापस मंगोलिया चला जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए इल्तुतमिश को जो है, अब देखिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण काम इसने किया था
इसने तुर्काने चहलगानी का गठन किया। देखिए इसने जो है तुर्काने चहलगानी, ये कौन थे? ये थे 40 तुर्क सरदार। या पूछ सकते हैं कि बताइए 40 तुर्क सरदार का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। तुर्काने चहलगानी का गठन भी किसने किया है? आपका इल्तुतमिश ने किया है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बगदाद के खलीफा ने इसको एक उपाधि दी थी, सुल्तान ए आजम। तो कह सकते हैं सुल्तान ए आजम किसको कहा जाता है? तो सुल्तान ए आजम कहा जाता है इल्तुतमिश को। और ये उपाधि किसने दी थी आपकी इसकी? बगदाद के खलीफा ने। बगदाद के खलीफा ने पूछ लेता, बताइए सुल्तान ए आजम की उपाधि इल्तुतमिश को किसने दी? तो बगदाद के खलीफा ने दी। अब देखिए उसके बाद में देखिए इसने ही भूमि सुधार एक व्यवस्था की थी। देखिए एकता प्रथा, इसने ही जो है एकता प्रथा चलाई। ये एकता प्रथा क्या थी? एकता प्रथा क्या थी? देखिए इसमें क्या होता था, सैनिकों को नगद वेतन न देकर के उनको जो है एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। वो जमीन का टुकड़ा वो होता था जो ये लोग जीतते थे। जैसे ये लोग आक्रमण करते थे तो वहां की जमीन इनके कब्जे में हो जाती थी और वही जमीन का कुछ टुकड़ा जो है ये सैनिकों में बांट दिया करता था। इसी को ही क्या कहते हैं हम? एकता प्रथा। इसका मतलब है वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि। देखिए एकता प्रथा या इक्तेदारी प्रथा, ये इक्तेदारी प्रथा या इक्तेदार, ये तीनों का प्रचलन किसने किया है? आपका इल्तुतमिश ने किया है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको उतार लीजिए। देखिए इल्तुतमिश के कुछ निर्माण कार्य हैं। इल्तुतमिश के कार्य, देखिए सबसे पहला कार्य इसका ये था, इसने चांदी का टका चलवाया। दूसरे नंबर पे तांबे का जीतल, चांदी का टका और तांबे का जीतल इसने चलाया आपका, तो इल्तुतमिश ने चलाया। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि शुद्ध अरबी के सिक्के भी किसने चलाए थे? शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए हैं? ये भी आपके किसने चलाए हैं? इल्तुतमिश ने चलाए हैं। ठीक है, देखिए चांदी का जो टका था वो 175 ग्राम का था। ये भी पूछा गया सवाल है कि इल्तुतमिश के द्वारा चलाए जाने वाला चांदी का टका कितने ग्राम का था? तो 175 ग्राम का था। देखिए इसने जो है टकसाल क्या होती है? जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है। टकसाल मतलब सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित कराया। ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। देखिए सारे काम करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, जिसका नाम था इल्तुतमिश। कह सकते हैं चांदी का टका भी कई बार एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है और ये भी। इल्तुतमिश के निर्माण कार्य कई बार पूछे जाते हैं। और देखिए सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित कराने वाला एकमात्र सुल्तान कौन है? आपका इल्तुतमिश है। अब देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद में देखिए 1229 में इसने जो है जो कुतुब मीनार थी उसका निर्माण पूरा कराया। देखिए 1229 में इसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया। कुतुब मीनार को पूरा करवाया। देखिए जिस साल इसने कुतुब मीनार को पूरा कराया था उसी साल ये अपनी राजधानी कहाँ लेकर के आता है? दिल्ली। देखिए इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली में, वो सॉरी लाहौर में थी।
और जब इसने जो है इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया तो उसी साल में है ये अपनी राजधानी लाहौर से लेकर के कहाँ पर आया था, दिल्ली लेकर के आया था। तो देखिए राजधानी यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। अगर पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ की है तो आपका जवाब क्या होगा, लाहौर होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी तो इसका जवाब क्या होगा, आपका दिल्ली होगा। ठीक है, देखिए एक पॉइंट आपका रह गया था। देखिए ऐबक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ऐबक की मृत्यु हुई थी लाहौर में, और इसका मकबरा भी कहाँ पर है, आपका मकबरा भी आपका लाहौर में। ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक मरा ही कहाँ पर था, लाहौर में, क्योंकि इसका मकबरा भी, इसलिए इसका मकबरा भी कहाँ पर है, लाहौर में बना हुआ है, और इसकी राजधानी भी क्या थी, लाहौर थी। लेकिन जैसे इल्तुतमिश आया, इसने अपना राजधानी परिवर्तन किया, और राजधानी परिवर्तन करके कहाँ पर ले आया, आपका दिल्ली ले आया। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा बनवाया, 1229 में कुतुब मीनार को पूरा करवाया, राजधानी दिल्ली बनाई, कब बनाई, 1229 में। देखिए तीसरे नंबर पे क्या काम किया था, इसने जो है ऐबक का मकबरा बनवाया, ऐबक का मकबरा, और मकबरा कहाँ पर बनवाया, आपका लाहौर में बनवाया। उसके बाद में देखिए शमसी मस्जिद बनवाई इनने, शमसी मस्जिद। और आपको पता होना चाहिए, देखिए दिल्ली सल्तनत में 3 वंश और चलते थे, तुर्की वंश जिसका नाम था देखिए कुतुब वंश, शमसी वंश और एक बलबनी वंश। देखिए कुतुब वंश का संस्थापक मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, और शमसी वंश का कौन था, आपका इल्तुतमिश था। इसने अपने वंश के ही नाम पर एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम था शमसी मस्जिद। ठीक है, देखिए शमसी मस्जिद जो है वो बनवाई। उसके बाद में देखिए अगला काम इसने किया, ऐबक का मकबरा कुतुब मीनार को पूरा करवाया। उसके बाद में देखिए जामा मस्जिद बनवाई इसमें, जामा मस्जिद, एक जामा मस्जिद बनवाई। और देखिए नागौर में जो है एक काम और किया इसने, नागौर में अंतार किल का दरवाजा बनवाया, नागौर में अंतार किल का दरवाजा बनवाया। देखिए ये वही दरवाजा है जिसको देख करके अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य के दौरान किस दरवाजे को देख करके बुलंद दरवाजा बनवाया था, तो वो है नागौर का आपका अंतार्किल का दरवाजा। ठीक है, तो अगर अंतार्किल का दरवाजा पूछा जाए तो इल्तुतमिश ने बनवाया था, और बुलंद दरवाजा पूछा जाए तो किसने बनाया था, आपका अकबर ने बनाया था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, इसके 4 पुत्र होते हैं इल्तुतमिश के, और एक पुत्री होती है जिसका नाम है रजिया। अब क्या होता है, देखिए लास्ट में आकर के ये बमियान का विजय करता है, बमियान अभियान करता है, और बमियान के अभियान में जो है ये पूरी तरीके से घायल हो जाता है, और इसका साथ कौन देती है, रजिया देती है। देखिए बमियान अभियान पर जो है ये जाता है, और बमियान अभियान पर जो है इसके 4 पुत्र और प्लस 1 पुत्री जाती है, यानी कि कुल मिलाकर के 5-6 लोग जाते हैं। लेकिन उस अभियान में जो है ये इसके 4 पुत्र क्या हो जाते हैं, अयोग्य घोषित हो जाते हैं, और इसकी जो जान बचा करके कौन ले जाती है, इसकी पुत्री जिसका नाम है रजिया। जैसे ही इसकी पुत्री ने इसकी जान बचाई बमियान अभियान में, उसी समय इसने घोषणा कर दी कि मेरा जो उत्तराधिकारी बनेगा कौन बनेगा, रजिया बनेगी। लेकिन ये बात किसको पसंद नहीं आई, इसके पुत्रों को पसंद नहीं आई। अब देखिए अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे हम किसका पढ़ेंगे, रजिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी मृत्यु हो जाती है आपकी 1236 में, 1236 में जो है इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। ठीक है, तो इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई, आपकी 1236 में हुई। इसका समय कब से कब तक, 1210 से लेकर 1236 तक। तो ये था आपका इल्तुतमिश। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और देखिए मैं एक एक राजा को एक एक वीडियो में लेकर के चलूंगा। मैं ज्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाह रहा, क्योंकि देखिए छोटी छोटी वीडियो आराम से आप देख लोगे, और एक एक राजा के बारे में आप अच्छी तरह से जान लोगे, नॉलेज अच्छी तरह से आपकी इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं अगले वीडियो में रजिया के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।